वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया तरक्की का तोहफा। रियासत में 50,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। कहा यह प्रोजेक्ट इलाके की सिनती तरक्की को फराहम करेंगे तवानाई। सनातन धर्म पर अपोजिशन लीडरों के तबसरों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जवाबी हमला। कहा सनातन को मिटाकर ये लोग मुल्क को चाहते हैं दोबारा गुलामी में धकेलना। हर सनातनी को होशियार रहने की है जरूरत। वजीर आजम ने छत्तीसगढ़ में तकरीबन 6,350 करोड़ रुपए के रेलवे सेक्टर के अहम प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। वजीर आजम ने रायगढ़ में एक जलसा आम से भी किया खिताब। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जयपुर में सैलाब से बचाव पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। नायब सदर ने कामाख्या एक्सप्रेस और हेम सागर एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल तौर पर दिखाई हरी झंडी। बड़े डैमों के कौमी रजिस्टर की नकाब कुशाई भी की। यौम हिंदी के मौके पर आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम किए गए मुनक़िद। सरकारी ज़बान को फ़रोग़ देने के मकसद से आज पुणे में तीसरी ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा आज़ादी की जद्दोजहद में हिंदी ने अदा किया अहम किरदार। खेलों में एशिया कप के सुपर 4 के आखिरी मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से। मैच जीतने वाली टीम का फाइनल में भारत से होगा मुकाबला। आज का मैच बारिश की वजह से ताख़ीर का शिकार। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिला में बीना रिफाइनरी की तोसी का संग बुनियाद रखा। यह जदीद तरीन रिफाइनरी तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने बीना से ही मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से 1,800 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट इस खित्ते की सनती तरक्की को तवानाई फराहम करेगा। एमपी के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए आईटी पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है। सनातन धर्म पर अपोजिशन लीडरों के तबसरों का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि सनातन को मिटाकर ये लोग मुल्क को दोबारा गुलामी में धकेलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने हर सनातनी से चौकन्ना रहने की अपील की। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस
उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। गठबंधन गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। अपोजिशन पर हमला करते हुए पीएम ने कहा, हमने मध्य प्रदेश को खौफ से आजाद किया, अमन और अमान कायम किया। लोग याद करेंगे कि किस तरह कांग्रेस ने बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसा कर रखा था। आज की हुकूमत में हर घर तक सड़क और बिजली पहुंच रही है। पुरानी पीढ़ी के लोगों को याद होगा कि कैसे कांग्रेस ने इसी बुंदेलखंड को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से तरसा कर रख दिया था। आज भाजपा सरकार में हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, हर घर तक बिजली पहुंच रही है। जब यहां कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल, पॉजिटिव माहौल बना है। पीएम मोदी ने कहा कि G20 के कामयाब इनेकाद के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का चर्चा हो रहा है। वजीर आजम ने कहा कि अजीमुश्शान और कामयाब तकरीब मुल्क के अवाम की ताकत से मुमकिन हुई है। ये जो सफल G20 हुआ है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? ये आपका सामर्थ्य है। 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है। दोस्तों, इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी मेहमान भारत आए थे। वो भी कह रहे थे कि ऐसा आयोजन इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मकाम पर रोड शो भी किया। बड़ी तादाद में लोगों ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हाथ उठाकर लोगों का इस्तकबाल किया। इसी दौरान लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश भी देखा गया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर हैं। नायब सदर जमहूरिया ने जयपुर से वाराणसी स्टेशन तक कामाख्या एक्सप्रेस और हेमसागर एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल तौर पर हरी झंडी दिखाई। उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े डैमों के कौमी रजिस्टर की भी नकाबकुशाई की। नायब सदर जमहूरिया ने जयपुर में सैलाब से बचाव पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जल शक्ति की वजारत ने किया है, जिसमें 15 ममालिक के 40 शुरा बशमूल कई माहिरीन, इदारे और तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि डैमों ने सदियों से तहजीब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। 80% डैमों की उम्र 25 साल या इससे ज़्यादा है। डैमों की हिफाजत ज़रूरी है। डैम टूटने के 42 वाक़यात दर्ज किए गए हैं। भारत बड़े डैमों वाला तीसरा मुल्क है और भारत डैम की हिफाजत में दुनिया की क़यादत करेगा। और ये डैम सेफ्टी एक्ट एक नए दौर का आगाज़ है। आज पिछले 1 साल में 12,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस देश में हुए। ये निश्चित रूप से एक नए युग का सूत्रपात इस दृष्टिकोण से मैं देख सकता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डैम सेफ्टी
इस एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी साथ में कंसीव किया। वर्ल्ड बैंक और विदेश की वित्त पोषण के साथ में जो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये देश के 750 से ज्यादा बांधों की रिहेबिलिटेशन, रिजुविनेशन, उनके स्टैंडर्डाइजेशन, उनके ऑपरेशन का रूल कर्व, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और उसके बाद में बांध में पानी छोड़े जाने की अवस्था में कितना इनंडेशन होगा, किस स्तर तक इनंडेशन होगा, इन सब की व्यवस्था करने की दिशा में स्टडी करने के साथ साथ में बांधों के रिजुविनेशन पर भी काम कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। नायब सदर जमहूरिया ने टोंक के अबिका नगर में सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इस दौरान नायब सदर जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय विद्यालय के तलबा ने इस्तकबाल किया। नायब सदर जमहूरिया ने इंस्टीट्यूट के अहाते में पौधा भी लगाया। नायब सदर जमहूरिया ने इदारे में फरोग दी गई भेड़ों की नई नस्ल का मुआयना भी किया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के तहत आएगा। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा फौजदारी और दीवानी मुकदमात की कुल तादाद का पता चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के काम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज़्यादा मामले ज़ेर इल्तवा हैं। और इंडिया के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के तहत आएगी, जिसके जरिए ज़ेर इल्तवा मुकदमात की ट्रैकिंग होती है। CJI के मुताबिक इससे शफाफियत और जवाबदेही आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की तारीफ की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का काबिल सत्ताइश कदम। टेक्नोलॉजी के इस तरह के इस्तेमाल से शफाफियत में इजाफा होगा और हमारे मुल्क में इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में इजाफा होगा। मालियाती शमूलियत पर चौथी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग GPFI आज से 16 सितंबर तक मुंबई में मुनक़िद होगी। इजलास में G20 के रुकन ममालिक, खुसूसी मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 50 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मीटिंग में G20 की सदारत की भारत की सदारत के तहत डिजिटल मालियाती शमूलियत और SME फिनेंस के शोबों में माली शमूलियत के एजेंडे पर जारी काम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग से पहले बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों SMMEs को तवानाई बख्शने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज एक सेमिनार भी मुनक़िद किया जाएगा। सेमिनार में MSMEs की तेज़ी से बढ़ती हुई माली शमूलियत में DPI के किरदार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग के मौके पर 16 सितंबर को डिजिटल मालियाती ख्वानगी के जरिए सारिफीन को बाइख्तियार बनाने पर एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। इजलास में शिरकत करने वाले तमाम लोग मुंबई में कन्हेरी गारों का भी दौरा करेंगे। वाराणसी में जारी चौथी G20 पायदार मालियाती वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज दूसरा दिन और आखिरी दिन है। 2 रोज़ा इजलास में G20 के रुकन ममालिक, खुसूस मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 80 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। आज G20 के अरकान और बैनुल-अक़वामी तंजीमें बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों, अवामी मालियात और मुहर्रिक से मुतालिक उमूर जैसे फोकस शोबों में अब तक होने वाले पेशरफ्त और तबादला ख्याल करेंगे। पहले दिन मंदूबीन ने बाजारों, तरक्की के लिए सरमायाकारी और पायदारी के अहदाफ जैसे फोकस शोबों में पेशरफ्त पर अपने ख्यालात पेश किए। और चौथी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बारे में फाइनेंस एडवाइज़र गीतू जोशी ने DD न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि फाइनेंस वर्किंग मीटिंग बहुत ही कामयाब रही है। काशी में वित्तीय मीटिंग जो G20 की है वो चौथी मीटिंग यहाँ पर चल रही है। गीतू जोशी जी हैं, वित्तीय सलाहकार हैं भारत सरकार में। यही इन्हीं की देखरेख में या इन्हीं के नेतृत्व में ये चल रहा है। मैम, ये इससे कितना कुछ निकल कर आएगा और क्या क्या आप लोगों ने कोशिश करी? हमारी चौथी बैठक समाप्त हो रही है और इसमें हमारा रिकमेंडेशंस फाइनल हुए हैं। हमारे 3 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। क्लाइमेट फाइनेंस, कैसे अधिक रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं इसके लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके लिए कैसे बढ़ोतरी दी जाए फाइनेंसेस के लिए। और कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब स्किल्स वगैरह डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। तो इन सब की रिकमेंडेशंस हमारे ग्रुप ने फाइनल करी है, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप ने फाइनल करी है। क्या स्किल इंडिया का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया जो देश में इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है?
हमने एक्चुअली एक कंपेंडियम कंपाइल करा है जिसमें केस स्टडीज़ दी गई हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे किस देश में कौन से तरीके से उनको बढ़ोतरी दी गई है। तो केस स्टडीज़ में हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की भी केस स्टडी दी है कि कैसे फाइनेंसेस मोबिलाइज करे गए हमारी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये ऑफ कोर्स जो आज की मीटिंग है इसमें स्किल डेवलपमेंट का फोकस सस्टेनेबल फाइनेंस का है। ये केस स्टडी के माध्यम से चीज़ों को दर्शाया गया है इस मीटिंग में, और जो भी कंक्लूज़न आएगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, वित्तीय फाइनेंस के लिए है, वो काशी में निकल कर आएगा। अपने आप में काशी का महत्व बढ़ा है इस तरह की बैठकों से। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। यौम हिंदी आज यानी 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। हिंदी न सिर्फ एक ज़बान या राब्ते का जरिया है बल्कि हर भारतीय के दरमियान एक समाजी और सकाफती पुल जैसी भी है। चीनी और अंग्रेज़ी के बाद हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। भारत सरकार हिंदी को मकबूल बनाने और इसे सरकारी दफातर में फ़रोग़ देने पर खुसूसी जोर दे रही है। यौम हिंदी के मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। पुणे में तीसरे ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जा रहा है, जिसका मकसद हिंदी ज़बान को फ़रोग़ देने के साथ साथ सरकारी कामों में हिंदी के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि हिंदी दिवस के मौके पर सभी को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की ज़बानों के तनव्वुर को यकजा करने का नाम हिंदी है। आज़ादी की तहरीक से लेकर आज तक हिंदी ने मुल्क को एक दूसरे से बांधने में अहम किरदार अदा किया है। हिंदी दिवस के मौके पर आइए हम सरकारी ज़बान हिंदी समेत तमाम भारतीय ज़बानों को मजबूत बनाने का अहद करें। और मुल्क भर में यौम हिंदी मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को आइन साज असेंबली ने हिंदी को मुल्क की सरकारी ज़बान के तौर पर अपनाया। चूँकि हिंदी ज़बान हिंदुस्तान की बेशतर इलाकों में बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को सरकारी ज़बान बनाने का फैसला किया गया। हर खित्ते में हिंदी को फैलाने के लिए 14 सितंबर 1953 से हर साल हिंदुस्तान भर में यौम हिंदी के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। प्रसार भारती सेक्रेटरीट में भी अफसरान और मुलाजमीन के जरिए हिंदी डे मनाया जा रहा है। प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने कहा कि अगर हिंदी को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा काबिल रसाई बनाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि ये ज़बान हर जगह पहुँच सके। यदि इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है तो इसको इतना सहज बनाना चाहिए कि सभी लोग उसको समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें। कई बार हम लोग अपने दैनिक कार्य में जब हिंदी में काम करना शुरू करते हैं तो इतनी कठिन भाषा को उपयोग करते हैं कि समझ में भी आना मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर देखा जाए कि जो लोक साहित्य है या इवन जो बॉलीवुड है उसके माध्यम से संभवतः इसका प्रचार कहीं ज़्यादा हुआ है। और हिंदी ज़बान अपनी रसाई और आसानी के सबब आम लोगों की ज़बान बनती जा रही है। पूरे मुल्क की वहीं बदलती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में नई ज़रूरतों के पेश नज़र नई इस्लाहात को बढ़ाने और हिंदी में काम करने की सिमत में भी काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। हिंदी को पूरे मुल्क की राब्ता ज़बान के तौर पर कायम करने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हो गई हैं। नई कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज के साथ ही ये काम जोर पकड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 3 ज़बानों का फार्मूला तैयार किया गया है और जिस तरह से इसे बनाया गया है उस तरह 3 में से 2 हिंदुस्तानी ज़बानों को रखने की बात हुई है। इसी की वजह से हिंदी का दायरा बढ़ने का कवी इम्कान है। दफ्तरी ज़बान का महकमा इस सिमत में अहम किरदार अदा कर रहा है और गुज़िश्ता दहाई में इस सिमत में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। हिंदी का बढ़ता हुआ दायरा और हुकूमत की कोशिशें। टेक्नोलॉजी के दौर में दफ्तरी ज़बान के शोबे ने साइंस और इंजीनियरिंग के शोबे में हिंदी में काम को फ़रोग़ देने के लिए आसान हिंदी इस्लाहात तैयार की हैं। हिंदी में इल्म साइंस की किताबों की तहरीर को दफ्तरी ज़बान के महकमे की तरफ से कौमी इल्म साइंस ओरिजिनल किताब लिखने की स्कीम के जरिए फ़रोग़ दिया जा रहा है। सरकारी ज़बान के निफाज की रफ्तार को तेज़ करने और वक्तन फ़वक्तन किए गए काम का जायजा लेने के लिए मई 2019 में 57 में से 53 वजारतों की हिंदी मशावरती कमेटियाँ तश्कील दी गयीं, जिनकी मीटिंगें बाकायदगी से हो रही हैं। आज तक मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी ज़बान के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए
527 सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज अमल दरामद कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटियां तश्कील दी गई हैं। सरकारी जबान के निफाज को मजीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी दफ्तरी जबान कमेटी ने अपनी सिफारिशात के 11 जिल्दें मौजूद सत्र को पेश की हैं। लीला हिंदी परवा मोबाइल ऐप को सरकारी जबान के महकमे ने आम लोगों के लिए तैयार किया है, जिसे अपनाकर 14 मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले अपनी मादरी जबानों से मुफ्त में हिंदी सीख सकते हैं। सरकारी जबान के महकमे के ई महा शब्दकोश में 90,000 अल्फाज और ई सरल हिंदी डिक्शनरी में 9,000 जुमले शामिल हैं। अमृत महोत्सव के मौके पर दफ्तरी जबान के महकमे ने हिंदी से हिंदी तक एक बड़ी डिक्शनरी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें कानून, टेक्नोलॉजी, सेहत, सहाफत और कारोबार में हिंदुस्तानी जबानों के मकबूल अल्फाज शामिल हैं। बृहद डिक्शनरी के जरिए हिंदी की काबिल रसाई और अच्छी डिक्शनरी भी बनाई जा रही है। इस तरह की जदीद इस्लाहात तरबियत, तर्जुमा और जबान की आगाही के लिए काबिल कद्र साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत में मुकीम इसराइली सिफारत खाना भी अपने मुनफरिद अंदाज में यौम हिंदी मना रहा है। यौम हिंदी पर मुबारकबाद देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके बताया कि हिंदी सीखने का सबसे बेहतर तरीका हिंदी सिनेमा है। यौम हिंदी के मौके पर हिंदी सिनेमा के अपने पसंदीदा डायलॉग को अदाकारी के साथ पेश किया गया। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस इजराइल एम्बेसी के 3 स्तंभ है। एक चुटकी सिंदूर के कीमत तुम क्या जानो ओहे बाबू। हेलो, प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोला था? चल बस। साला देखें नंबर दरकार। खूब सारे। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ। बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 900 रुपया देगा। कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? और मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में खुसूसी स्वच्छता मुहिम के तीसरे मरहले की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल का आगाज किया है। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता प्रोग्रामों के तहत की गई तब्दीलियों पर बात करते हुए वजीर आजम मोदी की दूरअंदेशी की सताइश की। सारे लोग हम जैसे जो सेमी अर्बन और देहाती प्रपेक्ष से आते हैं, उन्होंने वो नज़ारा देखा कि किस तरह से महिलाओं को सुबह भोर का इंतज़ार करना पड़ता था, ख़ास तौर से देहातों में जहाँ रेल की पटरी चलती थी। तो सूरज की पहली किरण भी निकली हो लेकिन लोगों की आवाजाही भी ना हो, तो वही समय है उपयुक्त महिला के लिए बाहर निकलने का, खेतों में शौच के लिए। तो कितना बड़ा अत्याचार वो अपने ऊपर करती थी और हम उसे सहते देखते। तो कितने बड़े पाप से हमें छुटकारा मिला। एक पुण्य का कार्य हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करने का मार्ग दिखाया। अगली खबर, RSS की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज सुबह 9 बजे पुणे में शुरू हुई। इजलास का आगाज सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और सरकार्य व दत्तात्रेय बोले ने भारत माता की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत नस्ल करके किया। इजलास में 36 तंजीमों के 267 सरकर्दा ओहदेदारान ने भी शिरकत की, जिनमें तकरीबन 30 बहनें भी शामिल हैं। इजलास में मौजूदा कौमी और समाजी सूरत हाल, तालीम, खिदमात, इक़्तिसादी और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी तब्दीली, माहौलियात, ख़ानदानी रोशन ख्याली, समाजी हम आहंगी, मकामी तर्ज अमल और एक शहरी के फ़र्ज़ के मौज़ूआत को आगे ले जाने पर भी बातचीत होगी। तंजीम की तौसी और खुसूसी तजर्बात के बारे में मालूमात भी मुश्तरक की जाएगी। इजलास 16 सितंबर की शाम को इख्तिताम पजीर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा शराकतदारी की तारीफ़ की है। ब्लिंकन ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी कभी भी इतनी बेहतर नहीं रही है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ में एक तकरीब में कहा कि हम अपने वक्त के मुश्किल चैलेंजेस से निपटने के लिए एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं। G20 सरबराह इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक राहदारी का ऐलान किया है जो एशिया, मशरिक़ वस्ता और यूरोप की बंदरगाहों को जोड़ेगी। इस राहदारी के तहत सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय यूनियन, अमरीका भारत के साथ मिलकर साफ तवानाई की पैदावार, डिजिटल कनेक्टिविटी और दीगर अहम सप्लाई के लिए काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहाद और शराकतदारियों को मुख्तलिफ मसाइल के साथ साथ मुख्तलिफ बड़े आज़मों से भी जोड़ रहे हैं। हमने अमरीका को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड पार्टनरशिप को बढ़ाया है। हम मैरीटाइम सिक्योरिटी से मौसमियाती चैलेंज तक तमाम मसाइल से निपटने की कोशिश करेंगे। 23 साला भारतीय तलबा जानवी कंडोला इस साल के शुरू में अमेरिका के शहर सेटल में पुलिस की गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गई। दरअसल एक पुलिस ऑफिसर डैनियल ऑर्डर के बॉडी कैम फुटेज मंजर आम पर आई है जिसमें वो तालिब इल्म की मौत पर हंसते और मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। पुलिस एहलकार के बॉडी कैमरे में कैद होने वाली वीडियो पर हिंदुस्तान ने अमरीकी हुक्काम पर सख्त एतराज़ का इजहार किया है। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल ने इस वाक़े को तशवीशनाक करार दिया है। कौंसलेट ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है कि हमने ये मामला सेटल और वाशिंगटन के मकामी हुक्काम के साथ साथ वाशिंगटन के सीनियर हुक्काम के साथ उठाया है ताकि इस अफसोसनाक मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकम्मल तहक़ीक़ात और कार्रवाई की जा सके। कौंसलेट जनरल के बयान में कहा गया है कि कौंसल खाना और सिफारत खाना तमाम मुताल्लिक़ा अमरीकी हुक्काम के साथ मिलकर इस मामले की पैरवी करेंगे। साउथ लेक यूनियन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के कैंपस में 23 साला हिंदुस्तानी तालिबा जानवी कंडोला 23 जनवरी को डेक्स्टर एवेन्यू नॉर्थ और थॉमस स्ट्रीट के करीब चहलकदमी कर रही थी जब उसे सेटल पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो बहुत दूर जाकर गिरी थी। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। एशिया कप के सुपर 4 के आखिरी मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबला है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो सका। टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए आज का मैच अहम है। जो भी टीम जीतेगी वो बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ऐसे में आज के मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका के सामने करो या मरो की सूरत हाल होगी। दोनों टीमों ने सुपर 4 में 2-2 मैच खेले जिसमें दोनों ने एक जीत और एक हार का सामना किया है। ऐसे में दोनों टीमों के दरमियान आज एक दिलचस्प मैच देखने को मिल सकता है। जीतने वाली टीम का फाइनल में भारत के साथ मुकाबला होगा। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।